तो आज से हम लोग इकोनॉमिक का स्टार्ट करने वाले हैं। विजन का जो मैगज़ीन आता है ये अप्रैल मंथ का है और फ़ोन से कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसका जो फ्रंट साइज़ है ये छोटा दिखाई दे, बट ठीक है, करते हैं। तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। तो पहला इकोनॉमिक का जो पहला टॉपिक है, भारत में आय और संपत्ति की उच्च असमानता, हाई इकोनॉमिक एंड वेल्थ अनइक्वालिटी इन इंडिया। तो ये सुर्खियों में क्यों है, इसको भी देख लेते हैं। तो भारत में आय और संपत्ति के मामले में जो उच्च असमानता को रेखांकित किया गया है, ठीक है। धन के कुछ लोगों के हाथों में संकेंद्रित होने और धन के पुनर्वितरण पर फिर से चर्चा हो गई है। तो भारत में आर्थिक असमानता के बारे में क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। तो एक है ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आया है, वो बोलता है कि जो अमीर व्यक्ति है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहा है और जो गरीब व्यक्ति है वो और ज़्यादा गरीब होते जाता है। उसे न्यूनतम जो मिनिमम एक वेजेस होता है, मजदूरी पाने के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो अमीर व्यक्ति और ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब हो रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है कि विश्व असमानता डेटाबेस 2022-23 क्या बोलता है देश का कुल आर्थिक आय का 22.6% हिस्सा सबसे धनी वर्ग 1% लोगों के पास है। तो नेशनल इनकम का जितना भी पैसा है उसका 22% हिस्सा लगभग केवल और केवल 1% लोगों के पास है और बाकी लोग के पास 99% के पास बहुत कम पैसा है। शहरी और ग्रामीण असमानता के बारे में देखेंगे तो है कि जो व्यय है, ये ग्रामीण व्यय कितना है तो प्रति माह, तो प्रति व्यक्ति और प्रत्येक माह का अगर हम लोग ग्रामीण व्यय देखेंगे तो 3,773 रुपये है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह है 6,459 रुपये। तो यहाँ पर भी असमानता देखने को मिल रहा है कि शहर के लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं पैसों का और ग्रामीण क्षेत्र में ये पैसा कम खर्च हो रहा है। और लैंगिक भेदभाव में अगर हम लोग देखेंगे तो कुल श्रम आधारित आय का 82% पुरुष कमाते हैं और 18% मात्र महिला कमाती है। तो पुरुष की तुलना में महिला बहुत ही कम पैसा कमा रही है, ठीक है। तो ये सब जो है पूरा आर्थिक असमानता के बारे में दिखाया जाता है, जैसे कि अमीर आदमी बहुत तेज़ी से अमीर हो रहा है, गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब हो रहा है। 22% हिस्सा जो है नेशनल इनकम का वो केवल और केवल 1% लोगों के पास है, ठीक है। उसके बाद है कि खर्च के बात किया जाए, व्यय की बात किया जाए तो ग्रामीण व्यक्ति जो है 3,000 रुपये व्यय करता है, जबकि मेरा शहरी क्षेत्र का व्यक्ति जो है 6,000 व्यय करता है, उससे लगभग दोगुना है। और लैंगिक भेदभाव में देखा जाए तो 82% लोग पुरुष है और महिला केवल 18% ही कमाती है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत व्यापक तौर पे देख चुके हैं कि आर्थिक असमानताएं कैसी है। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, किसके कारण ऐसा ये आर्थिक असमानता हम लोग को देश में देखने को मिलता है। तो ये मेंस का टॉपिक बन जाता है। तो पहला जो है कि असमान आर्थिक समृद्धि। तो सेवा क्षेत्र जो आपका सर्विस सेक्टर है, जीडीपी का लगभग 60% योगदान करता है। तो सेवा क्षेत्र जीडीपी का 60% योगदान करता है और जबकि यहाँ पे केवल 2 ही 3 राज्य है जो कि इस पे कार्य करती है, जैसे कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से ही सेवा क्षेत्र में भागीदारी ज़्यादा देखने को मिलता है और बाकी जो राज्य है 26-27 राज्य है उसका भागीदारी बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये एक उत्तरदायी कारण में से एक है। दूसरा है कोविड महामारी के दौरान 50% लोगों के पास संपत्ति का कमी हो चुका है, ठीक है। और अगर अरबपति की बात करें तो देखिए 2020 में 102 अरबपति भारत में था, ठीक है, टोटल। और 2022 में इसका संख्या बढ़ के 166 हो जाता है, मतलब कि अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हो गया है। कितना वृद्धि हो गया देखिए, 64 व्यक्ति, ठीक है, 64 व्यक्ति 2 साल के भीतर अरबपति बन गए हैं। जबकि तो अगर यहाँ पे बढ़ रहा है अरबपति का संख्या, इसका मतलब क्या है कि गरीबी कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा है। जैसे कि भुखमरी का संख्या बढ़ रहा है, तो भुखमरी में 19 करोड़ से बढ़ करके भुखमरी 35 करोड़ लोग भुखमरी से ग्रसित हैं। तो देखिए आर्थिक असमानता देखने को मिल रहा है। कर प्रणाली में अगर हम लोग देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो पहले 30% था, इसको घटा करके 22% कर दिया गया है। और ये कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है? ये कॉर्पोरेट टैक्स जो धनी व्यक्ति होते हैं वही देते हैं। धनी व्यक्तियों का टैक्स जो है देखिए कम किया जा रहा है, 30% से 22% कर दिया गया है।
तो धनी व्यक्ति और ज़्यादा धनी हो जाएगा, क्योंकि जो टैक्स जो 8% का कमी किया गया है वो पैसा उसके पास और बच जाएगा। ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि जीएसटी का लगभग 64% हिस्सा सबसे गरीब 50% जो आबादी से ही एकत्रित किया जाता है। तो जीएसटी अगर 100% एकत्रित किया जाता है तो 64% व्यक्ति जो है गरीब व्यक्ति जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, जबकि 4% हिस्सा ही 10% जो अमीर व्यक्ति है 10% वो दे रहा है। तो गरीब व्यक्तियों पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है जीएसटी, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखा जा रहा है। उसके बाद अगला जो कारक है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल। तो शिक्षा के कमी के कारण कम ही पैसा में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें से 50% लोग सबसे गरीब तबके के हैं, 42% लोग मध्यवर्गीय गरीब हैं। तो शिक्षा के कमी के कारण भी, एजुकेशन के कमी के कारण भी यहाँ पे लोग जो है कम पेमेंट में काम कर रहे हैं। पेज को पलटते हुए आगे है एलपीजी। तो एलपीजी का जो घटना है, जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ था, जिससे क्या हुआ कि दूरसंचार और नागरिक विमानन क्षेत्रक को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। लेकिन अगर हम वही बात करें कृषि क्षेत्रक को, तो वो उतना ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। तो एलपीजी से भी जो छोटे वर्ग या मध्य वर्ग या लघु वर्ग या किसान वर्ग के लोग हैं उसे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। अब बात है कि आर्थिक असमानता तो इंडिया में मौजूद है, अब इसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय है। तो सबसे पहला उपाय है कि समावेशी विकास किया जाए। ये समावेशी विकास करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना बनाया गया था, जिसमें है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया था। इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीब परिवार को लाभकारी स्वरोजगार और कौशल आधारित श्रम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। ठीक है। तो जितने भी इसका जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये किसके अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीब जो परिवार है उसको जो है कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना। उसके बाद एक मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट जो आया हुआ था। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल भारत मिशन है। तो अगला पॉइंट जो है वित्तीय समावेशन के लिए क्या क्या किया गया, तो भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया गया था। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था कि सभी लोगों को बैंकिंग, बीमा, रेजिमेंट से जोड़ना। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आया गया था, स्टैंड अप इंडिया योजना लाया गया था। अगला है कि सामाजिक सुरक्षा उपाय क्या क्या है, तो अटल पेंशन योजना स्टार्ट किया गया था। और इस अटल पेंशन योजना में बोला गया था कि जितने भी असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है के 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु तक में श्रमिकों के लिए वृद्धा पेंशन शुरू किया जाए। ठीक है, जिससे उसके इनकम में सुरक्षा प्रदान हो जाएगा। तो 18 से 14 साल का जितना भी आयु के व्यक्ति हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए वृद्धा पेंशन स्टार्ट किया गया था। और लैंगिक असमानता को ठीक करने के लिए लाया गया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। संधारणीय विकास और संधारणीय कृषि मिशन भी स्टार्ट किया गया था। इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि कार्य को अधिक उत्पादक, संधारणीय, लाभकारी तथा जलवायु अनुकूल बनाना। तो कृषि में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, संधारणीय विकास वहाँ पे करना और जलवायु अनुकूल बनाना। मैक्सिमम कृषि क्षेत्र के जो लोग हैं वो जलवायु से परेशान रहते हैं। इस वर्ष वर्षा नहीं हुआ तो, और हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो ये भी एक कारण बनता है। तो इसके लिए मिशन लाया गया था। अब संपत्ति और आय के स्तर पे अगला जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, संपत्ति और आय के स्तर पर असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या चुनौती देखने को मिलता है। तो चुनौती में सबसे पहला है कि जनसंख्या का आकार और विविधता। तो भारत जो है एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में विविधता है। ये एक कारण बनता है आर्थिक असमानता के लिए। और दूसरा जो कारण है वो सामाजिक असमानताएं हैं, जैसे कि जाति, लैंगिक और अन्य स्तर पर भारत के लोगों में ही भेदभाव है, जिसके कारण भी हम लोग को आर्थिक असमानता देखने को मिलता है। तीसरा है सीमित संसाधन। तो संसाधन जो है इंडिया में कुछ जिलों में केंद्रित है, बाकी सभी जिलों में ये तो संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो ये भी आर्थिक असमानता का कारण बनता है। अगला है गवर्नेंस और क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ। तो यहाँ पे ठीक तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है, गवर्नेंस बॉडी ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है। संरचनात्मक सुधारों का विरोध करना।
अब आगे की राह हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि आर्थिक असमानता दूर हो जाए। तो पहला है कि समावेशी आर्थिक विकास करें, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक लोगों को पहुंच करवाया जाए, सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाया जाए, भारत के सबसे अमीर लोगों पर कर लगाया जाए। अगर भारत के सबसे अमीर लोगों पर कर लगाया जाएगा तो आर्थिक असमानता ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, इसी में है कि सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं जैसे जाति आधारित भेदभाव या लैंगिक भेदभाव जो किया जाता है भारत में, उसको भी दूर किया जाए। तो ये कारणों से हम लोग आर्थिक असमानता को दूर कर सकते हैं। तो आर्थिक असमानता एक बहुत बड़ा कारण था। तो आर्थिक असमानता होता क्या है, कौन कौन सा रिपोर्ट ने क्या बोला आर्थिक असमानता को लेकर के, ठीक है, चुनौतियाँ क्या क्या है, हम लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं और इससे रिलेटेड आगे के राह क्या है, इसको हम लोग देख चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक अब बनता है वो है कि धन का पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर। हालांकि भारत में विरासत कर नहीं लगाया जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक को देख लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। तो आर्थिक असमानता को कम करने के लिए जो अमेरिका है, अमेरिका के 50 प्रांत हैं, हम लोग इतना जानते हैं। अरे 50 प्रांत में से कुछ प्रांतों में विरासत कर लागू किया गया है और भारत भी इस दिशा में सोच रहा है कि हम लोग भी विरासत कर को लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो हम लोग देख लेते हैं विरासत कर होता क्या है। तो विरासत कर क्या है, किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को विरासत में जो भी ज़मीन जायदाद या संपत्ति मिलता है उस पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको हम लोग विरासत कर कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके जो भी पिताजी हैं उसका पैसा तो उसको उत्तराधिकारी को मिलेगा। तो उस पर अगर कोई टैक्स लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं विरासत कर। और ये जो है स्टेट टैक्स से अलग है। ये विरासत कर स्टेट टैक्स से अलग है। तो ये स्टेट टैक्स क्या है, तो मृतक व्यक्ति के संपत्ति पे ये स्टेट टैक्स लगाया जाता है। जापान में ये जो विरासत कर है ये 55% है, जबकि दक्षिण कोरिया में ये विरासत कर 50% है। ठीक है, तो विरासत कर के बारे में भी चर्चा में, तो विरासत पर कर आपको याद करना पड़ेगा क्या है, और आसान है। तो भारत में विरासत कर का इतिहास क्या रहा। तो भारत में अभी तक कोई भी विरासत कर लागू नहीं है। 1953 में स्टेट ड्यूटी लगाया गया था, ठीक है, जो कि 85% तक पहुंच गया था ये स्टेट टैक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय उस समय हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि 1985 में फिर इसको बंद कर दिया गया। अब भारत में स्टेट ड्यूटी के समान ही 2 और टैक्स भी लगाया जाता है, जैसे कि एक संपत्ति कर है और एक है गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। तो उपहार कर और संपत्ति कर को हम लोग देख लेते हैं। तो उपहार कर जो है वो 1998 में और संपत्ति कर को 2015 में समाप्त कर दिया गया था। तो अभी ना संपत्ति कर है और ना ही उपहार कर है। तो उपहार कर को 2004 से फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। तो उपहार कर को ख़त्म कब किया गया था, 1998 में, और फिर से उसको स्टार्ट कर दिया गया है 2004 से। और संपत्ति कर को 2015 में समाप्त कर दिया गया है। उपहार कर क्या होता है, किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का कोई भी उपहार प्राप्त होता है तो इसे अन्य स्रोत या प्राप्त आय के रूप में समझा जाएगा और इस पर आयकर के स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर आपको एक साल में, ठीक है, किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 से अधिक का उपहार मिलता है तो इस पर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसको हम लोग उपहार कर बोलते हैं। इसमें अपवाद है कि विरासत में मिले उपहार पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, या करीबी रिश्तेदार अगर आपको कोई उपहार दे रहा है उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, या शादी के उपलक्ष्य में जो भी आपको मिलता है, ठीक है, गाड़ी घोड़ा, उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो विरासत कर अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या लाभ होगा। तो विरासत कर क्या है हम लोग देख लिए हैं। अगर विरासत कर भारत में लगाया जाता तो क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले देश का जो राजस्व है उसमें वृद्धि होगा, ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग गरीब लोगों के उत्थान के लिए किया जा सकता है। दूसरा जो लाभ होगा वो संपत्ति पे असमानताएं जो देखने को मिल रहा था इससे पहले ही वाला टॉपिक में, अनइक्वालिटी जो था प्रॉपर्टीज़ में, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, धन के संकंद्रण को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो पैसा जो एक जगह पे इकट्ठा हो चुका है किसी खास परिवारों में, तो वहाँ से पैसा निकल सकता है और उस पैसे का इस्तेमाल गरीब लोगों के उत्थान के लिए किया जा सकता है। तो धन का संकेंद्रण भी कम होगा और है मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा। अगला है निवेश और उत्पादक गतिविधि में लगाया जा सकता है। तो जो पैसा यहाँ से मिलेगा उसको हम लोग किसी अन्य क्षेत्र में निवेश भी कर सकते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी असमानता के दुष्चक्र से मुक्ति मिल सकता है। तो आज किसी के पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो पैसा किसके पास जाएगा, तो उसके पुत्र के पास जाएगा। तो ये जो दुष्चक्र चल रहा है
किस प्रकार का असमानता का दुष्चक्र, उससे भी हम लोग क्या है कि निजात पा सकते हैं। उस पर अगर हम लोग टैक्स लगाएंगे तो उसको मिलने वाला पुत्र को जो पैसा है तो पैसा जो मिलेगा उसके पुत्र को वो कम मिलेगा। तो विरासत कर का प्रभाव क्या हो सकता है? अगर हम लोग विरासत कर को लगाएंगे तो लोग जो है पैसा रखने से बचना चाहेंगे। क्यों हम पैसा रखें? क्योंकि जब मेरा ये उत्तराधिकारी को मिलेगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा, तो इससे क्या होगा, कर चोरी बढ़ सकता है। बचत और निवेश को हतोत्साहित होगा। कड़ी मेहनत करने से हतोत्साहित होगा। तो मेहनत करके आदमी पैसा नहीं कमाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर तो टैक्स लग जाएगा। व्यवसाय पर प्रभाव दिखेगा। दोहरा कराधान से जुड़ी चिंताएं हैं तो लोग टैक्सेशन से बचेंगे। तो ये था विरासत कर को लेकर के एक टॉपिक छोटा सा। विरासत कर क्या होता है, विरासत कर से लाभ क्या क्या है और विरासत कर का प्रभाव क्या हो गया। तो अगला जो टॉपिक है वो है भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तभी ये चर्चा सुर्खियों में क्यों है इसको देखते हैं। तो आईआईटी के कैंपस प्लेसमेंट के संबंध में ग्लोबल आईआईटी एलुमनी रिपोर्ट ग्रुप ने हालिया आंकड़े में भारत में बेरोजगारी के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट भारत का एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसमें क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा जूम करके, क्योंकि फ़ोन से कर रहे हैं तो उतना साफ साफ दिखाई नहीं देता इसका, और इसका फ्रंट जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा लिखा जाता है। इतना छोटा छोटा वर्ड में बहुत बड़ा बड़ा बात लिखा गया है। तो एक है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये बोलता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक बोलता है कि मार्च 2024 में जो बेरोजगारी का दर है वो 7.4% था। वहीं एक महीना में अप्रैल 2024 में ये बढ़ करके 8.1% बढ़ जाता है। तो ये एक चिंता का विषय है। तो NSSO का जो डेटा है वो बोलता है कि आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार 2023 में भारत का बेरोजगारी दर 3.1 थी और ये 2023 में 5.1 वैश्विक बेरोजगारी दर से कम है। शहरी बेरोजगारी दर जो है 5.2 है, जबकि 5.2% है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 2.4 से अधिक थी। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शहर के लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं। महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी मात्र 41% है। तो ये सब सारा क्या है, चुनौती है, दिक्कत है जो हम लोग को सामना करना पड़ता है इंडिया के लोगों को। तो विश्व बैंक का जो रिपोर्ट है वो बोलता है कि भारत में महिलाओं के लिए औसत से कम रोज़गार मिल रहा है। तो जितना मिलना चाहिए महिलाओं को रोज़गार वो मिल नहीं रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट है वो एक जारी करता है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी करता है। और ये 2024 का जो रिपोर्ट है वो बोलता है कि हर 3 बेरोजगार में से 1 बेरोजगार युवा है। तो ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है कि 3 बेरोजगार में से क्या है, एक व्यक्ति क्या है तो युवा निकल रहा है। मतलब कि लगभग 33% लोग युवा हैं जो कि बेरोजगार हैं। भारत में बेरोजगारी का क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी जनसंख्या के क्षेत्र में हम लोग देखा जाए तो हम लोग नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो जनसंख्या ज़्यादा है तो बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। ठीक है। अनएजुकेशन दूसरा है, अनएजुकेशन है, पढ़ो यार। कौशल की कमी और कौशल का विकास में चुनौतियाँ। तो लोगों के पास स्किल का कमी है जिसके कारण क्या है, बेरोजगार है लोग। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम लाया गया था जिसमें 29.82 करोड़ कर्मियों को कौशल और पुनः कौशल और उन्नत कौशल विकास की आवश्यकता है। भारत में कौशल प्रशिक्षण के विस्तार में समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे शारदा प्रसाद समिति ने भी कौशल विकास में संस्थागत कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो शारदा प्रसाद समिति है जो कि स्किल से रिलेटेड जो भी कमी है उस पर एक नज़र डाला गया है। रोज़गार बाज़ार पर ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का प्रभाव। तो लोगों के पास टेक्नोलॉजी का कमी है। कुछ उद्योगों में रोज़गार में मौसमी प्रकृति। तो बहुत ऐसे रोज़गार होते हैं जिसमें मौसम का प्रभाव देखने को मिलता है। तो गर्मी का मौसम में ये उद्योग मेरा ज़्यादा चल रहा है तो ठंडी का मौसम ये उद्योग जो है फिर बैठ जाता है। इस प्रकार का समस्या देखने को भी मिलता है। अगला जो है कि रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने की दिशा में क्या क्या कदम उठाया गया है, क्या क्या कदम ऐसा उठाया गया है जिससे रोज़गार जो है और बेहतर हो सकता है। तो पहला था कि आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना। ठीक है।
तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ साथ रोजगार के नए अवसर के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना, तो नए नए रोजगार डेवलप्ड करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो सूक्ष्म और लघु व्यावसायिक उद्यम है और व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक जमानत मुक्त, ठीक है, ऋण देना चाहिए, कोलेटरल फ्री। तो 10 लाख तक ऐसे लोन दिया जाना चाहिए जो छोटे छोटे व्यावसायिक उद्यम है जिस पे कोई भी प्रकार का कोलेटरल नहीं जमा होगा। तो कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो उसके बिहाफ में हम लोग उस कुछ भी रखते हैं, जैसे गाड़ी का कागज़ रखना पड़ता है या ज़मीन जायदाद का तुमको पेपर जमा करके बैंक के पास अगर हम लोग अपने संपत्ति का ब्यौरा, ज़मीन का कागज़ रखेंगे तब वहाँ से हमको लोन मिलेगा। तो ये सब के बिना कोलेटरल का हमको लोन मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। अगला जो है यह है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर को जमानत फ्री लोन दिया जाए, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाए। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? जो गली मोहल्ले में घूम के जो कार्य करते हैं, फेरी वाले या फिर और भी बहुत सारे लोग, तो इसको स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसमें क्या है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में कारीगर और शिल्पकारों को हर स्तर पर सहायता पहुंचाना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का क्या काम है? तो ग्रामीण या शहरी दोनों ही क्षेत्र में जितने भी कारीगर है या शिल्पकार है उसको सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा निधि 2.0 इसमें बोलता है कौशल विकास पर जोर देकर भावी पीढ़ियों को रोजगार के योग्य बनाना, ठीक है। तो शिक्षा के साथ साथ वहाँ पे स्किल से रिलेटेड भी शिक्षा देना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अभी हम लोग देख चुके हैं इसको। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के लिए संगठित करना। तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं वो महिलाओं के लिए उस पर काम करना। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और भी बहुत सारा कुछ अन्य पहल है जो कि जिससे कि हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से। जैसे कि मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट सिटी मिशन है, रोजगार मेले हैं। ये सब आयोजन करके हम लोग इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आगे की राह में हम लोग देख सकते हैं कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन और विकास को अधिक श्रम केंद्रित बनाना, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र में उत्पादक रोजगार बढ़ाना चाहिए। तो सिर्फ हम लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे हम लोग क्या है कि तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला है कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम आकार के जो उद्यम है, जो भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं एमएसएमई, उसको बढ़ावा देना। कृषि उत्पादकों में सुधार करना जिससे कि प्रोडक्शन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नया टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग ये सब उपायों को ठीक कर सकते हैं। नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करना, जैसे कि बच्चों की देखभाल एवं बुजुर्गों का देखभाल वहाँ पर करना चाहिए। जहाँ पर भी नौकरी मिल रहा है वहाँ पर बुजुर्ग के लिए, महिला के लिए या बच्चों के लिए अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्या का समाधान करना। तो जिस लोगों के पास स्किल का कमी है उसको उसमें स्किल देना, ठीक है। श्रम बाजार की असमानताओं को समाप्त करना। अगला है महिला श्रम बल में भागीदारी में वृद्धि करना। तो महिलाओं को भी क्या है तो श्रम बल में भागीदारी का वृद्धि करवाना। तो अगला जो टॉपिक है वो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये देखिए मेंस के लिहाज से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्रामीण भारत में स्टार्टअप, तो स्टार्टअप इन रूरल इंडियाज़, ठीक है। तो ग्रामीण भारत में विशेषकर कृषि क्षेत्र में आशा का किरण बनकर ये उभर रहा है, ये स्टार्टअप्स। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप की भूमिका क्या होगा? तो ग्रामीण विकास होगा। सबसे पहले अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग स्टार्टअप्स लगाएंगे तो क्या होगा? ग्रामीण विकास होगा। जैसे ग्रामीण आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर गांव बनेगा, ठीक है, रोजगार सृजन मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे काम करने में, ठीक है, पैसा कमाने में। ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका के अवसर भी पैदा होंगे, जैसे कि मेसो, उड़ान, ठीक है। अगला है कि शिक्षा और कौशल विकास, शिक्षा तक लोगों का विस्तार करना, बढ़ाना, पाठशाला लर्निंग डिलाइट बढ़ाना, वित्तीय समावेशन,
तो सूक्ष्म ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान जैसे कि किफ़ायती चीज़ों को ग्रामीण भारतों तक पहुंच प्रदान करना, जैसे कि बैंक साथी है। महिला सशक्तिकरण, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को भी और ज़्यादा सशक्त करना, जैसे कि जैसे लिज्जत पापड़, सरल जीवन सहेलियाँ, ठीक है, फार्मा दीदी, ये सब योजनाएं लागू लाया गया था ताकि महिलाओं का स्थिति में सुधार आ सके। एक लखपति दीदी भी आया हुआ था। पर्यावरण संधारणीयता, तो नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन पर ध्यान केंद्रित करना, हरित भारत के विजन को और ज़्यादा मजबूत करना। तो जितने भी हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं उसको कम कीजिए और रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। इसके लिए क्या लाया गया था, तो एग्रो विजय अर्थशास्त्र इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड लाया गया था। जल गवर्नेंस, तो कृषि में जल को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, तो जैसे कि वाटर लैब इंडिया, खेती बूंद, इस प्रकार का बहुत सारे योजना लाया गया था ताकि हम लोग जल को भी बचा सके, ठीक है। तो कृषि में जितना जल का उपयोग हो उतना ही पानी का उपयोग हो, बेवजह पानी का बर्बादी ना हो। कृषि नवाचार के लिए क्या किया गया था, इरिगेशन एज अ सर्विस, IaaS, ठीक है, सेवा के रूप में सिंचाई। तो IaaS एक प्रकार का सिंचाई तकनीक है। यह लघु और सीमांत किसानों को परेशानी मुक्त उपयोग के आधार पर भुगतान और किफ़ायती दर पर मांग आधारित सिंचाई सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, IaaS, तो सिंचाई से रिलेटेड है। किसानों को क्या, तो पानी मुहैया करवाना। सब्सक्रिप्शन का उपयोग के आधार पर है, आप अगर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो ये इसका आप उपयोग कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक। निश्चित मासिक शुल्क भुगतान करके जल का उपयोग की मात्रा के आधार पर शुल्क का भुगतान करना। तो अब जितना आपको जल का उपयोग है उतना जल का उपयोग कीजिए, उसके बिहाफ में आप पैसा दीजिए। तो IaaS के लाभ क्या होगा, तो लाभ ये होगा कि जल उपयोग दक्षता और फसल की पैदावार में सुरक्षा होगा। जल का उपयोग करने वाली फसल जैसे कि गन्ना, इसके लिए लाभकारी है। मृदा के स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। अब कौन कौन सा पहल, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, कोई बात नहीं, कौन कौन सा पहल है जिससे हम लोग रूरल एरियाज़ का जो स्टार्टअप्स है उसको बढ़िया कर सकते हैं। तो पहला है स्टार्टअप इंडिया, 2016 में स्टार्ट किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट किया गया था, तो 2016 में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था कि देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका कार्य है। स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना बोलता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में निवेश और व्यवसायीकरण, स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब है न्यूजेन नवाचार उद्यमिता का विकास केंद्र। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देना, नवाचार और कृषि उद्यमिता कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में आपको विकास करना है। करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड ये भी जारी किया गया था। अब है कि स्टार्टअप इंडिया ऐप जो है उससे बड़ी जुड़ी क्या क्या चुनौती है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला चुनौती आता है कि शहरी क्षेत्र में आपूर्तिकर्ता के साथ कनेक्टिविटी का अभाव है, तो पहुंच का अभाव है, वित्तीय पहुंच का अभाव है, समर्थन प्रणाली का अभाव है, तो लोग क्या है तो सपोर्टिव नहीं है। शुरू में ग्रामीण क्षेत्र के उपयोगकर्ता ग्राहक को तलाशने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ग्राहक है उसको तलाशने में कठिनाई हो रही है। अगला क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में सीमित वित्त तंत्र है। तो 9 वर्ष में बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में शहरी स्टार्टअप ऐप को सामूहिक रूप से स्टार्टअप फंडिंग 92% हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो केवल देखिए 3 ही शहर में ये देखने को मिल रहा है 9 वर्ष में, और भी बाकी शहर है उसमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो आगे की राह हम लोग कर सकते हैं नीतिगत समर्थन, ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है उसमें हम लोग ठीक कर सकते हैं। कौशल विकास पहुंच सकते हैं, वित्त का पहुंच सभी लोगों तक करवा सकते हैं। संस्थागत समर्थन में हम लोग क्या एक व्यापक नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। सामुदायिक रूप से भी हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। सरकार और NGO के बीच में सहयोग स्थापित कर सकते हैं। विस्तार के बजाय स्थिरता को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। हम लोग विस्तार तो कर रहे हैं लेकिन जिसके पास वो पहुंच रहा है उसके पास पहले हम लोग देखिए कि उसके पास सही ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं कोई भी वित्तीय लाभ।
अगला जो टॉपिक है 3.4.1 का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन जारी किया है 2024 का, तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, ठीक है, और ये विश्व का तीसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो 2022 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 68 थी, और देखिए भारत में यूनिकॉर्न अभी 67 हो गया, तो एक घट गया है। और कुछ कुछ महत्वपूर्ण यूनिकॉर्न है जैसे कि डेलीवरी और नायका। तो प्रथम स्थान पे यूनिकॉर्न के मामला में, यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामला में प्रथम स्थान मिलता है अमेरिका को, इसके पास 703 यूनिकॉर्न है। और दूसरे स्थान पे है चीन, इसके पास 340 यूनिकॉर्न है। विश्व से ज्ञात यूनिकॉर्न 50% अमेरिका के पास है। तो टोटल जितना भी यूनिकॉर्न है उसमें से 50% हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। चीन के पास 25% और 25% हिस्सा में सारे देश कवर होते हैं। भारत के लोगों ने किसी अन्य देश के नागरिक की तुलना में विदेशों में अधिक ऑफशोर यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। 109 यूनिकॉर्न संस्थापक भारतीय हैं, जबकि भारत में केवल 67 यूनिकॉर्न स्थापित है। तो भारत में 67 यूनिकॉर्न मौजूद है अभी, लेकिन भारत का ही यूनिकॉर्न विश्व में ज़्यादा है। 109 यूनिकॉर्न विदेशों में भारत का यूनिकॉर्न है। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता क्या है, तो निजी स्वामित्व वाली एक कंपनी होती है, प्राइवेट स्वामित्व का एक कंपनी होता है, ठीक है। इसकी सार्वजनिक एक्सचेंज पर कोई लिस्टिंग नहीं होती है, और वास्तव में ये वेंचर कैपिटल पर आधारित होती है। इसका मूल्य $1 बिलियन या उससे अधिक हो सकता है। तो ये हो गया आपका यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है। तो ये क्या है यूनिकॉर्न स्टार्टअप, तो निजी स्वामित्व का एक कंपनी है, और इसका जो है सार्वजनिक एक्सचेंजों में कोई भी लिस्टिंग नहीं होता है, और $1 बिलियन या इससे अधिक का इसका मूल्य हो सकता है। अब है गेजल्स, ये स्टार्टअप होता है जिसका मतलब क्या होता है कि 3 वर्ष के भीतर यूनिकॉर्न बनने की संभावना जिसको होती है, जैसे कि 3 वर्ष में वो यूनिकॉर्न बन सकता है, उसको बोलते हैं गेजल्स। और एक है चीता, ये स्टार्टअप होता है जो 5 वर्ष के भीतर यूनिकॉर्न बनने का इसका संभावना होता है। तो 3 वर्ष के भीतर अगर कोई यूनिकॉर्न बन सकता है इसको बोलते हैं गेजल्स, और जो 5 वर्ष के भीतर यूनिकॉर्न बनेगा वो उसको बोलते हैं चीता। और क्या क्या कारण है जिससे इनका मूल्यों में गिरावट आता है, तो मॉडल में स्थिरता है, ठीक है। तो मॉडल में स्थिरता, विकास की तरफ इसके लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं। अगला है दीर्घकालिक, इसी में है दीर्घकालिक स्थिरता। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लंबे समय से हम लोग यही प्रकार का सिद्धांत का पालन कर रहे हैं इसमें। अगला है स्टार्टअप को अधिमूल्यांकित करना, ओवर वैल्यू करना। तो आपका है 5 रुपये का स्टार्टअप, और अब बात कर रहे हैं 7 रुपये का। ये भी एक चुनौती है इसमें। वित्त पोषण में गिरावट आना, तो क्या क्या उपाय हम लोग अपना करके यूनिकॉर्न को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें पहला है सतत व्यवसाय मॉडल। तो अच्छे मॉडल लाइए, उचित मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, विनियामक परिवेश लाइए। अगला जो टॉपिक है यह है रुपए की अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। तो जो भारत का पीएम है नरेंद्र मोदी, इन्होंने आरबीआई में भारत रुपए को विश्व स्तर पर सुलभ और स्वीकार्य मुद्रा बनाने हेतु 10 साल की रणनीति तैयार करने के लिए कहा है, ताकि भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया जो होता है इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सके। तो पीएम जो है 10 साल का एक आरबीआई को बोला कि एक स्ट्रैटेजी बनाइए ताकि इंडिया का जो रुपी है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सके। तो मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एक मुद्रा होती है जो विदेशों में भी लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा भंडारण के रूप में संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि अभी $,
येन वगैरह जो चल रहा है, ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से विदेशी लेन देन करेंगे तो आपका जो विनिमय का जोखिम होता है वो कम हो जाएगा। किसी देश की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित 3 बुनियादों पर कार्य को संपन्न करती है, इसे मुद्रा का राष्ट्रीयकरण माना जाएगा। तो जैसे कि अगर एक्सचेंज के रूप में अगर आपका मुद्रा काम कर रही है विनिमय के माध्यम से, दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंटेंट्स के रूप में अगर कार्य कर रही है, वस्तुओं को मुद्रा के मूल्य में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि डॉलर किया जाता है, कॉफ़ी प्रति डॉलर कितना है, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, जब बिना मूल्य गंवाए इसका उपयोग बचत और पूंजी आवंटित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो वो मुद्रा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हम लोग मान सकते हैं। तो इसी को लेकर के जो पीएम है वो आरबीआई को बोला है कि 10 साल का एक स्ट्रैटेजी बनाइए। तो वर्तमान में कौन कौन सा आरक्षित रिजर्व्ड करेंसी है उसको देख लेते हैं। तो अमेरिका का डॉलर है, यूरो है, जापानी येन है और पाउंड स्टर्लिन है, जिसको पाउंड स्टर्लिन भी बोलते हैं। तो ये सब जो है ये अभी रिजर्व्ड करेंसी है। 1990 के दशक के अंत में भारत में मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता की और क्या क्या कदम उठाया गया है। तो भारत में पूंजी खाता में लेन देन को भी उदारीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए जो कॉरपोरेट जगत में जो है ईसीबी, ठीक है, तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और मसाला बॉन्ड के जरिए संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है अभी। अगला क्या है, मसाला बॉन्ड वास्तव में विदेश में भारतीय कंपनी द्वारा रुपए मूल्य वर्ग में बॉन्ड जारी करके धन जुटाने का एक माध्यम है। इसके तहत विदेशों में विदेशी निवेशक से भारतीय रुपए में पूंजी जुटाई जाती है। तो अगर भारत का जो मुद्रा है अगर ये राष्ट्रीयकरण हो जाता तो क्या लाभ होगा। तो सबसे बड़ा लाभ होगा कि जो एक्सचेंज में जो जोखिम होता है वो कम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार तक इसका पहुँच हो सकता है। अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है। बजट घाटे के कुछ हिस्सों में वित्त पोषण किया जा सकता है। पूंजी के आवाजाही को विनियमित कर सकता है। विदेशी मुद्रा भंडारण को बनाए रखने की आवश्यकता को कम कर सकता है। तो भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता। तो भारतीय रुपया चालू खाता में पूरी तरह से परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाता में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। तो 2 खाते होते हैं, एक चालू खाता, एक पूंजी खाता। तो चालू खाता में क्या है, तो परिवर्तनीय है, लेकिन जो पूंजी खाता है उसमें अपरिवर्तनीय है। तो इसमें फेमा एक्ट लागू होता है। भारतीय बैंक को ऑफशोर विदेशी शाखाओं को भारतीय रुपये में बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। तो भारतीय रुपये में बैंकिंग सेवाएं विदेशों में दीजिए। तो भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक दक्ष और निपटान मंच, तरलता की उपलब्धता करवाना, मजबूत सीमा पार भुगतान प्रणाली स्टार्ट करना, मुद्रा स्वैप, स्थानीय मुद्रा से निपटान करना। भारतीय मुद्रा का राष्ट्रीयकरण, तो भुगतान प्रणाली जो है वो अच्छा हो जाएगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अच्छा होगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र अच्छा हो जाएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की वैश्विक पहुंच और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगला है कंटिन्यूअल लिंक्ड सेटलमेंट का हिस्सा बनाना। भारतीय रुपया एक व्हीकल करेंसी, ठीक है, SDR स्पेशल डिपॉजिटरीज रिसिप्ट बास्केट के दावेदार के रूप में कार्य करता है। वित्तीय बाजार को मजबूत बनाना, जैसे RBI और सेबी के KYC मानदंडों को सहज बनाने की ज़रूरत है। ग्लोबल 24x5 INR मार्केट, तो ऑफशोर मार्केटिंग, विदेश में ग्राहकों को लेन देन की सुविधा 24 घंटे प्रदान की जाए, ठीक है। इसके विपरीत भारत में इंटरबैंक फॉरेक्स सुविधा केवल भारतीय शाखाओं के माध्यम से ही प्रदान की जाती है और देश में यह सुविधा दिन में केवल सीमित घंटों के लिए है, जबकि 24x5 होना चाहिए, 5 दिन 24 घंटा, लेकिन यहाँ पे कुछ ही घंटों के लिए स्टार्ट किया जाता है। वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में भारत सरकार के बॉन्ड को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार के जो भी बॉन्ड है उसको वैश्विक बॉन्ड के तौर पे स्टार्ट किया जाए। और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु शुरू की गई क्या क्या पहल जो है
स्टार्ट किया गया है। तो भारतीय भुगतान अवसंरचना का उपयोग, जैसे कि भारत ने सिंगापुर में पे नाउ के साथ साथ यूपीआई इंटरलिंकेज की शुरुआत की है। तो ये भारत का एक अच्छा कदम है कि सिंगापुर में भारत का जो यूपीआई है या पे नाउ है वो चल रहा है। विशेष बॉस्ट्रो रुपए खाता, आरबीआई ने 22 देशों के बैंक में पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंक में एसबीआरए खोलने की अनुमति देने के इन देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया गया है। श्रीलंका में भारतीय रुपए एक नामित विदेशी मुद्रा बन गया है। श्रीलंका में भारतीय रुपए का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सीमा पार बैंकिंग लेन देन किया जा रहा है। तो श्रीलंका में भारतीय रुपए का प्रचलन बढ़ रहा है। श्रीलंका में भारतीय रुपए चल रहा है अभी। एशियन क्लियरिंग यूनियन, तो एसीयू ने भारत रुपए को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, में नई पहल है। द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था, भारत ने जापान के साथ बीएसए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ बीएसए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने जापान के साथ भुगतान संतुलन से जुड़ी किसी समस्या के निपटाने के लिए, ठीक है, बैकस्टॉप लाइन के रूप में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक स्थानीय मुद्रा करेंसी स्वैप की व्यवस्था की गई है। भारत ने हाल में ही यूएई के साथ 35 अरब रुपए का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया है। तो ये था इकोनॉमिक्स का आज के लिए, और इकोनॉमिक्स का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम लोग एक दिन में तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखते हैं कि 3 दिन में ये कवर हो जाना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।